कि ये इस फाइनेंशियल प्लानिंग के ब्रॉड बकेट्स हैं क्या? I basically try to break this three bucket, that is life, health and investment. What is your advice to these 20 years old? Can they skip this part? I think nobody can escape. Inflation जो हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं वो रियल इन्फ्लेशन नहीं है. I would say sky is the limit. आप कहीं से शुरुआत तो कर दीजिए. और 30-year-old उसका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैसे उसे ब्रेक करना चाहिए? At that point in time, you can have a split of 25, 25, 25, 25. So where do you think people start going wrong? Everything that you can write it down for possible in financial market, they have it. वो इतना कुछ अपने पास लेके बैठे हैं कि उनके पास कभी ये देखने का समय ही नहीं है कि मेरे लिए क्या अच्छा चल रहा है और मेरे लिए क्या बुरा चल रहा है. Hi guys, this is Devanshu here and this is Parana Money Podcast. Financial journey. ये एक ऐसा शब्द है, it is as equivalent to someone's face, सबका अलग, right? And there are many stories that emerge through these financial journeys. कोई कॉर्पस बिल्ड करने पे फोकस करता है, तो कोई बहुत ही रिस्क अवर्स पोर्टफोलियो लेता है, and there are many times some blind spots that we do not even see that are happening. So today we have with us someone who also runs a financial planning firm. She, in fact, manages a lot of clients by herself. And the major part that we want to discuss today is about what kind of financial journeys that we can learn from, and also what are the basic mistakes that people make. So, Saloni, welcome to our podcast. Thank you, Devanshu. Thank you so much for having me. One thing that our audience wants to understand is कि ये इस फाइनेंशियल प्लानिंग के ब्रॉड बकेट्स हैं क्या? So, देवांशु, हम अगर देर आर टू थिंग्स ब्रॉड बकेट्स इन द सेंस, एक गोल के बकेट्स होते हैं हमारे कि एक एज, अगर आप मान लीजिए एक सिंपल एज ले लीजिए 18 इज द एज विच इज अ मेजर. 18-20 ईयर का एक लड़का लड़की है जो अपने एजुकेशन को फिनिश करने के ऑन द वर्ज पर है. वहां से उनके लिए उनके नेक्स्ट गोल्स क्या होंगे, तो गोल्स के हिसाब से प्रोडक्ट्स अलाइन किए जा सकते हैं. अंडरस्टूड. और आप डायरेक्टली बोलो भाई आई वांट टू डायरेक्टली जंप ऑन टू द प्रोडक्ट्स कि मेरे लिए क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल है. सो अगर मुझे, आई ऑलवेज से कि एक होलिस्टिक फाइनेंशियल प्लानिंग हर एक इंडिविजुअल के लिए जरूरी है. सो अगर एक होलिस्टिक फाइनेंशियल प्लानिंग में आप कहें तो 3 चीजें is must. Understood. A is life insurance. Okay. So something life insurance is why because you have to secure your life. जिंदगी के बाद जो हम हमेशा सुनते हैं what after my life, because मेरे पास डिपेंडेंट है, समझो पेरेंट्स है, वाइफ है, किड्स है, कोई भी. सेकंड इज हेल्थ इंश्योरेंस. मान लो मैं जी गया, मैं जी रहा हूँ या जी रही हूँ, माई हेल्थ एंड माई लाइफ इज एक्चुअली गोइंग, और उसमें कहीं समथिंग गोज रॉन्ग, इफ आई फेस सम डिफिकल्टी विद माई हेल्थ, तो वो एक्सपेंसेस को भरने के लिए सेकंड इज हेल्थ इंश्योरेंस. लेट्स से लाइफ बढ़िया मिल गई, हेल्थ भी बहुत अच्छी चल रही है, देन खर्चा करने के लिए, लाइफस्टाइल एंजॉय करने के लिए आई नीड थर्ड थिंग एंड दैट इज माय इन्वेस्टमेंट्स. सो आई बेसिकली ट्राई टू ब्रेक दिस 3 bucket, that is life, health and investment. Now then you can keep dissecting कि भाई मुझे लाइफ में क्या चाहिए, मुझे हेल्थ में क्या चाहिए, मुझे इन्वेस्टमेंट में कौन से टूल्स चाहिए, आई वांट शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड ऑल ऑफ दैट डिपेंडिंग ऑन योर गोल. सो दिस आई पर्सनली फील इज द 3 only area as an individual, be it of any stature, any stature, उन्हें ये ध्यान में रखना चाहिए कि मेरी ये 3 areas covered है और यहाँ पे मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ. अंडरस्टूड. एंड एक बहुत काफी बार जो हमारे पास डाउट आता है that there are 2 poles of the audience that are emerging for us now. Right. One is जो कि अभी यंग सैलरीड हैं, 24-25, जिन्होंने अभी कमाना शुरू किया है, उन्हें ये लगता है कि हम अभी प्लान करके क्या करेंगे, we would just spend on upgrading themselves. And then there is other pole which is about people who have crossed 30. Right. And then they start thinking towards financial freedom. So what is your advice to these 20 years old? Can they skip this part for some time? आई थिंक nobody can escape. वो दुर्घटना हम कहते हैं ना, वो कभी भी आ सकती है आपकी लाइफ में. इट कैन स्ट्राइक एनी टाइम. सो जो ये एटीट्यूड जिनका, ये 20 ईयर ओल्ड वाले होते हैं जिनका फास्ट मनी का एटीट्यूड है, हमारा इन माई लैंग्वेज आई से ऑल ऑफ दीज आर कोविड बूमर्स. जिन्होंने मार्केट को कोविड ड्यूरेशन में बहुत एग्जेम्पलीफाई होते हुए देखा, जिन्होंने देखा अरे यहाँ पे तो 1 का 2 हो जाता है एंड ऑल ऑफ दैट जर्नी. और मार्केट्स हैव बीन काइंड टू अस सिंस 5 years. अगर आप देखें तो वो पूरा पीरियड ही ऐसा रहा है कि
किसी ने भी अगर इन्वेस्ट कर दिया होता तो शायद उसे अच्छे डिसेंट रिटर्न्स मिले। अंडरस्टूड। तो ये शायद एक नॉर्म सा बन गया है उन लोगों के लिए कि स्टॉक मार्केट इज वेरी नाइस, इसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और बहुत जल्दी पैसा कमा सकते हैं। बट ये जो लॉन्ग टर्म जर्नी वाली सिचुएशन है ना, ये अभी तक इन्होंने नहीं देखी है, जो 30s वालों ने देख ली है। एंड उनके पास अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई है। आई विल से the two different things that a 20-year-old and a 30-year-old can do is 20-year-old can park his money in more aggressive instruments जहाँ पे उन्हें responsibilities की कदर मतलब फिक्र नहीं है, they do not have to worry much about it depending upon how his life is। कि समझो मान लीजिए कि फादर और मदर ने उन्हें एक डिसेंट लाइफस्टाइल और अपब्रिंग दी है कि घर खुद का है, दे डू नॉट हैव टू स्ट्रगल फॉर द हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। तो 20-year-old कैन हैव अ वेरी अग्रेसिव पोर्टफोलियो बट दे कैन नॉट एस्केप इन्वेस्टमेंट। अंडरस्टूड। एंड 30-year-old के लिए उनके पास अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफी होंगी विच दे विल ट्राई टू स्टेबलाइज देमसेल्फ। If a 30-year-old is not having his own house, has to finish his responsibilities, मतलब कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और वो सारी चीज़ें उन्हें करनी है, उन्हें निभानी है, देन आई थिंक उनके लिए तो डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़रूरी है। दे जस्ट कैन नॉट एस्केप, क्योंकि इन्फ्लेशन जो हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं आज की ये इन्फ्लेशन इतना सा है, वो रियल इन्फ्लेशन नहीं है। Understood. Real inflation is something beyond your imagination. As you have also mentioned in some of your talks and videos Right. कि discipline एक काफी बड़ा पार्ट होता है, ठीक है? डिसिप्लिन के अलावा और कौन से पिलर्स हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के? So I would say discipline के अलावा there are two things that is growth oriented and it is protection. Understood. मान लीजिए आप ये कहेंगे कि मैं डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट करता हूँ, आई डोंट बिलीव इन प्रोटेक्शन, आई डोंट वांट टू टेक लाइफ इंश्योरेंस, आई डोंट वांट टू टेक हेल्थ इंश्योरेंस, आई एम वेरी फिट, आई एम वेरी फाइन, यू इग्नोर द प्रोटेक्शन पार्ट। तो आप कल को उठ के अगर आपको कुछ हो जाता है, व्हाट विल यू डू? द फर्स्ट थिंग इज लिक्विडेट योर इन्वेस्टमेंट्स। तो आपकी ग्रोथ जर्नी खत्म हो गई, क्योंकि आपने प्रोटेक्शन को इग्नोर कर दिया। एंड डिसिप्लिन अकेले रहने से, अगर आप सोच रहे हो कि आई एम अ डिसिप्लिन एफडी इन्वेस्टर, let's say that, so discipline can be anywhere. I am a disciplined investor who keeps his money in savings bank account. मतलब मेरी salary का 10% by far I'll keep it in savings bank account. There is no growth element over there because you are not able to beat the inflation. So all of these, I would say, growth, discipline and protection is a triangle which you can't escape any one parameter. आपके पास दोनों ही बहुत जरूरी है। अच्छा, नॉट प्रोटेक्शन के नाम पे सिर्फ इतना ही नहीं है कि आपको कुछ हो सकता है। मान लीजिए आपके फैमिली मेंबर में अगर कोई क्राइसिस आ जाए रिगार्डिंग हेल्थ, देन एट दैट पॉइंट इन टाइम आप क्या करेंगे? हमारे जो यंग सैलरीड इंडिविजुअल हैं उनके ऊपर थोड़ा सा और मैं पूछना चाहूंगा, व्हाई? बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू अस, दे कीप कमेंटिंग ऑन आवर वीडियोस एंड द कमेंट इज कि देवांशु, वी डू नॉट हैव एनी गोल राइट नाउ, वी डू नॉट नो, देन व्हाट शुड वी डू? तो आई वुड से कि काफी ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनके पास ऐसा कोई गोल नहीं है कि इतने साल में मुझे ये लेना है, क्योंकि उनके पास शायद खुद का घर ऑलरेडी है, उन्हें ये कार लेनी है या उन्हें इतना है। उन ऑडियंस को आई वुड से कि आप एक मनी अमाउंट का गोल रखिए कि मुझे 40 इयर्स तक मुझे इतनी वेल्थ बनानी है। उस वेल्थ से आपको जो करना है, आपको चार्टर प्लेन खरीदना वो खरीद लीजिए, या आपको गाड़ी खरीदना आप गाड़ी खरीद लीजिए। दैट कुड बी डिफरेंट। सी, गोल्स एक्चुअली कैसे होते हैं ना देवांशु, इट ऑलवेज इवॉल्व्स। जैसे जैसे आपकी लाइफ जर्नी बढ़ेगी ना आगे आगे, वैसे वैसे आपके गोल्स इवॉल्व होंगे। अभी 20-year-old वाला नहीं बोलेगा मुझे मेरे बच्चे की प्लानिंग करनी है। जैसे ही वो 28 में आ जाएगा, एंड इफ ही हैज अ किड, ही विल स्टार्ट सेइंग कि मुझे अब मेरे गोल में या किड प्लानिंग डाल दो, मेरे गोल में मेरे बच्चे के मैरिज डाल दीजिए, मेरे गोल में मेरे बच्चे का एजुकेशन डाल दीजिए। So the goals will keep evolving, but a 20-year-old I would say should always have a goal कि मुझे इतना net worth create करना, I want to have this much set of money, 10 crore, 25 crore, 100 crore, whatever you want to keep. It's, I would say, sky is the limit. आप कहीं से शुरुआत तो कर दीजिए। काफी बार लोगों को ये लगता है कि मैं अपने अगर खर्चे कंट्रोल कर रहा हूँ तो मतलब I am very financially planned, and many of these people think that way. So where does this logic go wrong? खर्चे कंट्रोल कर रहा हूँ, I would say, अगर if someone is trying to live within their means, कि मैं अगर इतने कमा रहा हूँ, इतनों में ही मेरा खर्चा चल रहा है, it's very good. पर आपका जो ये जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है या नहीं, और आपकी एसेट उस हिसाब से ग्रो हो रही है या नहीं, ये आप ट्रैक भी कर रहे हैं, इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं खर्चे कम कर रहा हूँ लेकिन मैं एफडी कर रहा हूँ,
तो आई एम नॉट गोइंग टू सेव एनी मनी आउट देयर. Understood. बट अगर मैं खर्चे भी कम कर रहा हूँ एंड मैं उसे डिसिप्लिन वे से इन्वेस्ट भी कर रहा हूँ, Hmm. देन आई थिंक यू आर अ स्मार्ट इन्वेस्टर. Understood. सो जस्ट बाय सेविंग मनी ऑन डूइंग Hmm. लेस एक्सपेंडिचर डजंट मीन कि आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर है. Hmm. इन्फ्लेशन एक ऐसा पॉइंट है ना देवांशु, Hmm. लॉट ऑफ पीपल फील कि यार ये क्या बार बार इन्फ्लेशन की Hmm. बात करते रहते हैं. मैं आपको Hmm. एक स्टेटिस्टिक समझाती हूँ. Hmm. सो 90s में ना एक घर में एक लैंडलाइन हुआ करता था Yes. जो Hmm. 4 जन मिलके यूज करते थे. Hmm. आज हमारे घर में एक लैंडलाइन नहीं होता, 4 जन के 4 फोन होते. स्मार्टफोन ऑन एन एवरेज 30,000 रुपीज पर Hmm. फोन. Exactly. और जब लैंडलाइन हुआ करता था, लैंडलाइन का महीने का बिल 500 रुपए, 800 रुपए, 1000 रुपए आता था. Hmm. पूरे साल का 12,000. और आज हम कहाँ पहुंच ले, 1,20,000. Hmm. एंड नो फोन हैज अ लाइफ मोर देन 2 years और 3 years. 2 years में तो आपको लगता है मेरा फोन बड़ा पुराना है, मुझे नया चाहिए. Hmm. ये जो इन्फ्लेशन का फैक्टर होता है ना, ये हम कभी फैक्टर इन करते ही नहीं है. एंड नाउ लेट मी टेल यू, वी आर लिविंग इन अ एरा ऑफ फोमो, Exactly. social media. Somebody else has taken that trip, I want to go to that trip. Hmm. Somebody else has bought that sunglasses, I want to buy that sunglasses. We are just living in a replicated life. इसने ये किया, मुझे भी ये करना है. उसने वो किया, मुझे भी ये करना है. उसकी पॉकेट को सूट कर रहा है और आपकी पॉकेट को सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो हम कंपेयर नहीं करते. Understood. वो हम कभी भी नहीं देखते. Very nice. So I think inflation is a इनएविटेबल पार्ट ऑफ योर लाइफ, जो आप उसे इग्नोर ही नहीं कर सकते. आपको उसे आपके साथ हर पल सोचना है कि इफ आई एम इन्वेस्टिंग दिस मनी, इज इट अ वाइज डिसीजन. क्या मैंने इन्फ्लेशन को बीट करने जैसा इन्वेस्टमेंट किया है या नहीं, ये आपका कांस्टेंट चेक होना चाहिए. Very nicely, in fact, very good thumb rule. And I call this lifestyle inflation. It is Absolutely. more than the 6-7% inflation that you're seeing. लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन एक्चुअली इज 10%. Hmm. 10% से अगर आप देखोगे तो many a times equity market will also fail year on year to give you this 10% in 10% growth Return. rate. Hmm. But आप ओवरऑल अगर 4-5 साल में अगर देखोगे तो you'll be able to suffice, manage this. Let's say we take now a 30-year-old, Right, okay, right. 28-30-year-old earning almost 1 lakh rupees a month. Mm-hmm. तो उसका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैसे उसे ब्रेक करना चाहिए एंड कहाँ कहाँ पे करना चाहिए, वेरी ब्रॉड लेवल पे. So 30-year-old, I'm assuming कि वो 25 years, मतलब जब तक वो 55 साल के नहीं हो जाते तब तक वो इन्वेस्ट कर सकते हैं. Yes. Right? नॉर्मल केस में हम अगर देखते हैं तो देर आर दीज एग्जाम्पल्स विच सेज दैट 100 minus age, whatever that component is, that you have to park into equity that you can do. You choose you choose equity stocks, or you choose equity mutual fund. Understood. That is one broad example that normally people say. I would say that उसके अंदर भी इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज है. इफ आई हैव टू नेम फ्यू, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ग्लोबल इक्विटी, थीमैटिक, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, बहुत सारी है. अब इसके अंदर आपका कॉम्पोजिशन कैसा होना चाहिए? तो समवन हु हैज 25 years टू इन्वेस्ट, जिसे हम एक एग्जिट ईयर बोलते हैं कि आपके गोल को अचीव करने के लिए इतने एग्जिट ईयर्स बचे हैं. एट दैट पॉइंट इन टाइम यू कैन हैव अ स्प्लिट ऑफ 25 25 25 25. इट्स जस्ट सेम प्लेन वनीला ब्रेकअप. लार्ज कैप 25, mid cap 25, small cap 25, and multi flexi, whatever you like, 25. That's how you can break your 100 rupee. Let's see, you are someone who is more averse and risk taker. Then you can allocate that one of the 25 to small cap. अगर आपकी लॉन्ग जर्नी है, आपका डिसिप्लिन स्ट्रांग है, आपको पता ही है कि मैं ये करूंगा ही, तो आप स्मॉल कैप में 25, मिड कैप में 25 एंड लार्ज कैप में 25. बहुत सारे लोग लार्ज कैप को प्रेफर नहीं करते. आई फील समहाउ कि थोड़ा सा कुशन आपको लार्ज कैप में हमेशा रखना चाहिए, इज बिकॉज मार्केट्स हैज अ साइकिल. उनकी चलती ही साइकिल ऐसी है कि कभी कभार ना 3 साल ऐसा होता है जब लार्ज कैप बहुत ब्यूटीफुल परफॉर्म करेंगे. तो आप उस साइकिल में इन्वेस्टेड रहें, सो यू कैन हैव बेटर रिटर्न्स. When you look at your clients Yeah. now, okay, so many of these would be in this bucket as well, right? Yeah. 30, late 20s or early 30s. So, what mistakes do you see? Because it is like told by a lot of these influencers, or you can say content creators. Yeah. So, where do you think people start going wrong? I will say 2 major mistakes that they make. A, they try to do it by themselves. And B, they try to do it with lot many of them. Completely scattered. यहाँ से भी ये भी ले लिया, वो भी ले लिया, ऐसे भी बना, क्रिप्टो भी ले लिया है, मैंने ETF भी लिया है, मैंने स्टॉक्स भी लिए हैं, मैंने ऑप्शंस भी लिए हैं, मैंने MF भी लिया है. एवरीथिंग ऑल ओवर द प्लेस.
उन्होंने यूलिप भी लिए हैं, everything that is you can write it down, in possible in financial market, they have it. So there are these two people are extremely in a dangerous position. So I would not say everybody जो खुद से करते हैं are in a dangerous position. जिन्हें पता है, जो understand कर सकते हैं, जिनके पास इतना टाइम है analysis और research करने का, वो खुद से करे, absolutely fine. जिनके पास वो वक्त नहीं है और जो ये सोचते हैं कि मैं खुद से किसी दिन करूंगा, इसमें ही उनके 4-5 साल निकल जाते हैं आइडियल बैठने में, प्लीज गो एंड होल्ड ऑन टू सम एडवाइजर, sit with them, make your goals, understand the value you need to do, then you उसके बाद आपको जो करना है करिए, कम से कम एक क्लैरिटी ले लीजिए कि मुझे जाना कहाँ है. मैं यूजुअली DIY इन्वेस्टर्स के केस में ऐसा कहती हूँ कि उन्होंने गूगल मैप्स ऑन कर लिया है लेकिन डेस्टिनेशन ही नहीं डाला है. सो आप कहीं पहुंच ही नहीं रहे हो, आप सिर्फ घूम रहे हो. एंड देन सेकंड जो है, जो बहुत ऑल ओवर द प्लेस है, बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है, ये मैं सबसे ज़्यादा मिस्टेक देखती हूँ. वो इतना कुछ अपने पास लेके बैठे हैं कि उनके पास कभी ये देखने का समय ही नहीं है कि मेरे लिए क्या अच्छा चल रहा है और मेरे लिए क्या बुरा चल रहा है. और सब फैंसीनेस उनको करनी है, उनको PMS, AIF, क्रिप्टो, ETF, बॉन्ड्स, MF, डायरेक्ट स्टॉक, name it and everything, they have it in their kitty. So just imagine, Devansh, I will give you a very simple example. I'm giving you a plate full of food, which is like a chappan bhog, and I don't tell you कि listen, पहले ना आपको appetizers खाने चाहिए, बाद में आपको स्वीट्स खाने चाहिए, बाद में आपको ये खाना चाहिए. तो आप क्या करोगे? यू आर गोइंग टू हॉग ऑन टू एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट कम्स योर वे, व्हिच इज गोइंग टू अपसेट योर स्टमक. दिस इज व्हाट इट अपसेट्स देयर पोर्टफोलियो. अंडरस्टूड. इट डेफिनेटली अपसेट्स देयर पोर्टफोलियो इज बिकॉज उन्हें पता ही नहीं होता है कि मैंने क्या किया है. There is no system called as review of investment. There is no system called as changing. मतलब see, sometimes you have to take the hard decision. हाँ, मैंने लिया था, नहीं चला, चेंज कर दो. Hard call. Hard call. Emotional baggage लेके कोई फायदा नहीं है ना. You have to cut it off. नहीं चला मेरे लिए, हम निकाल देते हैं. हम I don't want to name particular AMC, but 3-4 साल पहले एक फ्रंट रनिंग केस एक AMC के लिए हुआ था. आज भी आप उस AMC की people will guess by themselves which AMC we are talking about. तो वो AMC के अगर फंड्स आज कोई भी पोर्टफोलियो में अगर आप निकालते हो तो हर एक के 3 ईयर 5 ईयर के बेंचमार्क के रिटर्न्स 3-4% से डाउन ही है. People stick to it, they don't remove it. मतलब I really find it very difficult to see that why can't you cut it off. So अगर बहुत scattered है, sit together, collaborate, एक जगह पे बना लीजिए आप. Okay, you can have 2-3 people with whom you want to invest and go ahead with that journey, because आपको किसी की ये स्टाइल पसंद है, आपको किसी की वो स्टाइल पसंद है, तो आप 2-3 रखिए, पर इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा फैला के मत रखिए, मीनिंगफुल नहीं है. आपके हिसाब से किसी एक इन्वेस्टमेंट पर्सन का पोर्टफोलियो कैसा दिखना चाहिए डिपेंडिंग ऑन हिज एज? डज इट in fact depend on the age? What do you suggest कि what should be the split of that portfolio? FD, debt, real estate, equity? So एज बहुत मैटर करती है, क्योंकि उस एज के हिसाब से आपकी लाइफ अनफोल्ड होती है. 20 साल वाले की लाइफ में कुछ सर्कमस्टेंसेस अनफोल्ड होंगे, वो डिफरेंट है जो 40 ईयर ओल्ड या 50 ईयर ओल्ड वाले के केस में होंगे. अच्छा, इस केस में भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्हें हम खुद भी उनको कहते हैं कि आप फिक्स डिपॉजिट में पैसे रखिए, FD में पैसे रखिए, क्योंकि सी इक्विटी मार्केट जो है ना, वो बहुत टफ है टू डाइजेस्ट. जो वॉलेटिलिटी होती है, जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं, वो हर कोई डाइजेस्ट नहीं कर पाता. तो हम कहते हैं कि आपको रात को अच्छी नींद आनी चाहिए. अंडरस्टूड. ठीक है, तो उसमें अगर आप बोल रहे हो कि 20% ऑफ माई टोटल कॉर्पस में से आई वांट टू कीप इट इन FD, क्योंकि मैं इससे आई कैन स्लीप वेल, इट्स योर स्लीपिंग मेडिसिन, प्लीज टेक इट. आप बिना किसी चीज की टेंशन लिए आप 20% ऑफ योर मनी कीप इट इनटू FD, स्लीप टाइट. 80% यू कैन ट्रैवल, यू कैन टेक रिस्क. आपको कहाँ जाना है, कितना करना है. एज वेरी 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 क्रूशियल. फर्स्ट, बिकॉज ऑफ एज आपके पास कंपाउंडिंग के लिए ज्यादा साल नहीं बचते. अगर आप बोल रहे हो 50 ईयर्स में मुझे बैठ के अब मुझे मेरी जर्नी करनी है, आपके पास life is uncertain after 50. You do not know how long are you going to live. Today, if you see in India, according to 2018, average male and female age is, male is 71, female is 73. So let's say if you live at 50, you are saying कि अब मैं 20 साल कंपाउंडिंग और आपको तो हर कदम पे पैसे चाहिए, because you are going to become a passive investor now. आपके पास फाइनेंशियल इनकम नहीं आने वाली. उस केस में if 20-year-old will say, he can go full out, take as much as risk you can. So age is very important.
उससे आपके गोल्स अनफोल्ड होते हैं, आपके रिस्क एपेटाइट अनफोल्ड होता है, आपका एक कमिटमेंट भी होता है कि मुझे इन पैसों से क्या क्या करना है, सो दैट ऑल्सो कम्स इन टू प्ले. सो लोअर द एज हायर द रिस्क, हायर द एज लिटिल लोअर द रिस्क. पर उसके लिए भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स अब आ गए हैं, जैसे कि somebody at the age of 50 can choose to go into hybrid funds, Understood. balance advantage kind of a category. They can still choose to take some long bonds. They can choose debt funds for themselves. They can take little portion of FD also. I'm not against of FD at all. Take as much as it is required. Do not take it full. Understood. We all talk about the bad behaviors and clients ने क्या गलती करी. मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि कौन से ऐसे clients हैं जिन्होंने बहुत अच्छा किया and you see that they are growing really well and because of this. So I have both one cases for you. You can show it to your clients, your audience also as a snapshot. There is one bad investor and there's one very good investor. There's one very good investor is since 2017, no matter what, उन्होंने एक consistent amount of SIP की है, एक भी installment कभी भी miss नहीं किया, be it COVID, be it any situation. Consistent investment has made that client's corpus to 25 lakhs. Wow. And that 25 lakhs is an overwhelming amount for that client today. वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि मेरे 25 लाख हो सकते हैं. उनके मंथली सैलरी क्या होगी? 30,000. ओह वाओ. पर वो एक सेट ऑफ डिसिप्लिन वे ऑफ इन्वेस्टमेंट करके उन्होंने वो इन्वेस्टमेंट की है. मार्केट हैज बीन वेरी जेनरस. उन्होंने रिस्क भी लिया था, सो दैट अमाउंट हैज कम टू 25 lakhs. Second one bad investment I would say. So there's one of my client's father. He had invested in a ULIP fund 32 years back. Today, after 32 years, that amount that the client's inheritance में, because that client passed away, तो उनके वाइफ को जो मिली वो 9.5 लाख रुपए. अब अगर ये उन्होंने 32 years जो होल्ड किया इन्वेस्टमेंट, जो 9.5 लाख रुपए मिले, आज वो लेडी जो उनके हस्बैंड गुजर गए, उनकी वाइफ अकेले हैं. 9.5 लाख रुपए अगर उन्होंने FD में रख दिए, 60% का 7% उनको मिलेगा इंटरेस्ट. आपको लगता है कि उससे उनका मंथली खर्चा चलेगा? What it is close to around 8-10,000 rupees जो उनको मिलेंगे. अगर वो बैड इन्वेस्टमेंट था, अगर वो उसको गुड इन्वेस्टमेंट कर देते, शायद अगर वही यूलिप में 32 years में इन्वेस्टेड रहने के बदले उन्होंने एक सिंपल सा बैलेंस फंड ले लिया होता, today that value would have been close to around 50 lakh rupees. Even if you take 10% CAGR, 11% CAGR, market has delivered far better than that. But even if you change the dynamics just little by 10 to 11%, the lady could have 50 lakhs rupees. Now, do you think one single lady with 50 lakh rupees money, keeping it in FD, not even investing in any other place, can suffice on her own? Yeah, like 30,000-40,000 rupees per month. Bad decision of investment. You never thought of. So उन्होंने तो वो उनके तो काम आया ही नहीं, बट किसी और के भी काम नहीं आया. मतलब वैसे तो फाइनेंशियल प्लानिंग कई बार मैंने, जैसे आप बता रहे हो, वेरी बेसिक से भी काफी काम हो जाता है, बट देयर आर न्यू एलिमेंट्स दीज डेज. गोल्ड जैसे एक एलिमेंट है, करेक्ट, ठीक है. तो उस पे आपका क्या सोचना है? व्हाट शुड पीपल think about it, and is there any right age or is there any right portfolio number percentage? So I think जो हमारे इंडिया में चलता था ना अब तक, हमेशा गोल्ड एक सेंटिमेंटल वैल्यू के हिसाब से देखा जाता था, एक इमोशनल कनेक्शन देखा जाता है. आई से आप गोल्ड को प्योरली एक एसेट क्लास की तरह देखिए, ओनली ट्रीटेड एज कि हाँ, जैसे कि मुझे हर अदर इंस्ट्रूमेंट और एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करना है और मुझे वो पसंद है. अब गोल्ड को, एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड सिल्वर ओवर हियर. गोल्ड और सिल्वर को दोनों आप एक एसेट क्लास के नजरिए से ही देखिए, एंड एलोकेट 5% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट टू बोथ दीज instrument, gold also and silver also. Understood. So what happens is that there are, see, commodity, equity, debt, all of these things don't work in tandem. एक साथ नहीं चलते हैं, वो अलग अलग situation में चलते हैं. अगर आप देखेंगे, gold has delivered 50% return year on year. 1 year return is 50%. Yes. So ऐसा बार बार नहीं होने वाला. Next year, third year, fourth year ये नहीं होगा. Exactly. So if you are staying invested with some proportion into it, 5% या 10% allocation अगर आपका है, and 1 or 2 good year like this in your 10-year journey will have a very different average of your investment. So treat it as an asset class. I don't associate or be emotionally attached to it. Physical gold is different story. India में वो जल्दी change नहीं होने वाला, वो वैसा ही रहेगा. भी 1 lakh, 1,10,000, 1,25,000 कुछ भी प्राइस हो जाए.
बिकॉज वी आर लाइक रिलीजियसली वी बिलीव इन सर्टन थिंग्स कि ये करना चाहिए, बट Hmm. आप उसको एक एसेट क्लास की तरह ट्रीट करिए. Hmm. एंड आई थिंक गोल्ड एंड सिल्वर बोथ एज Hmm. hedge kind of an investment is a very good strategy in your portfolio. You should Hmm. have that. You should Hmm. have that. I strongly recommend. And then the second thing, second asset class, which is very emotional to Indians, that is real estate. मतलब इसके भी कई there are people who will think that you should buy it early, Yeah. कम पैसे में मिल जाएगा. Then there are people जब तक कि आपकी सैलरी का एक वो अचीव नहीं होना चाहिए. Achhe. Because you have experience of dealing with a lot of client, Yeah. what do you think actually really works? So with real estate, I always say that comes with a cost. Hmm. We know why a large part of real estate in India works because of some kind of proportion and mix that you Hmm. can give it to the builder. Hmm. Now, let's say that component, keeping that component aside, are you ready to invest so much of your emotional time in real estate, maintaining, Hmm. property tax, finding a buyer for your real estate to put it up on rent and all of that, and then computing your rent on yield? Hmm. After doing all of these hassles, are you ready to do that? Hmm. If yes, have one extra real estate. I do not, I mean, I as a advisor will not mind to suggest to my client. Hmm. But real estate is also doesn't work every time very Hmm. fantastic for you. Hmm. You have to invest yourself in finding the right property at the right time. Hmm. वो भी आप ऐसे नहीं राह चलते, वो शॉपिंग मॉल में तो नहीं लगते रियल एस्टेट के हाउसेस जो आपने देखा और आपको Hmm. मन हो गया. It Hmm. doesn't work that way. If you have strong belief in the growth story of that particular area as a real estate, and I'm buying here, I think it's going to rise. So everything you invest is into a growth story. Hmm. So if you're ready to invest that much money into real estate for being patient enough, Hmm. and I think so. I personally feel one of your own house, one as an investment if you want to pursue that tomorrow if there is any need. I think this is enough Hmm. as in parking your investment into real estate, Hmm. because I have seen so much challenges in real estate is that Hmm. when you want to sell, it won't get sold. Hmm. The liquidity is the biggest concern. Exactly. So one of my friends, like a batchmate of mine, earned good amount of money from ESOPs, and he also went on to buy like 4 properties. And uh, initially it was very good, but Uh-huh. then when the time came and when he sees that the investment as the appreciation has gone through the roof, Yeah. it's almost as equal to an equity investment. Yeah. Still he cannot get that liquidity Yeah. for his Oh, flats. correct. So I guess then these things start getting a problem, but on an average 5 to 7 year tenure, this will play out well, Yeah, right? it does. So Mm. so let's say any investor who is taking this chance of investing in real estate, that person has to ask a question to himself that if this doesn't get sold off at the time when I want it, Hmm. am I still okay? Hmm. Will I be fine or will I get anxious about it? Understood. You'll have to wait then. Hmm. Sometimes if the prices are skyrocketed, it won't get sold off because the buyer feels it is too high to buy at this point in time. Exactly. Now I would want to understand, because you deal with a lot of mid-aged clients as well. रिटायरमेंट के टाइम पे क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए? इनफैक्ट आई वांट टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजिकल पार्ट कि कैसे माइंडसेट शिफ्ट हो Shift. जाता है लोगों का, एंड हाउ इट शुड बी एक्चुअली. So I think there are two retirement. That is, one is financial retirement, and another is your physical retirement. So physically, are you retired that you do not want to go to office, you don't want to work, you don't want to do anything? That is one physical retirement. At that point in time, आपकी financial retirement ready होनी चाहिए. That I Understood. have chosen this life where I am just doing nothing as physical activity apart from doing what is required as a necessity. My finances are taking care of me. My finances are giving me that freedom of spending monthly whatever I want, not compromising on my lifestyle. कि जो मैं जैसे मेरी चल रही थी जब मैं कमा रहा था और अब सेम है. I can do better for my kids. I can do better for my grandchildren. I can go on for a vacation whenever I want. I can do whatever family stuffs that I want to बिना किसी hesitation के. A is financial retirement that is very required. और ये कब शुरू होता है? अगर आप बोलोगे कि ये मैं कब करना चालू करूँ या प्लान करना चालू करूँ, it has to be the day one that you start
investing or earning. Hmm. जिस दिन आपने earn करना start किया ना, do not need to be very large amount for retirement, but you Hmm. set some portion for your retirement because the goal has the maximum number of Hmm. years to it. Understood. सो आप एक उसे प्लान कर सकते हैं फाइनेंशियल रिटायरमेंट तब के लिए. फिजिकल रिटायरमेंट लोगों की जब आ जाती है, बाय दैट टाइम दे वांट टू जस्ट रिलैक्स एंड बी क्लोजर टू देयर फैमिली. सो दैट इज अ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट कि आई वांट टू डू दिस फॉर माय चाइल्ड, आई वांट टू डू दैट फॉर माय ग्रैंडचाइल्ड, आई वांट टू गिव देम दैट, आई वांट टू गिव देम दैट. बट हाउ कैन यू डू दैट अनलेस यू डू नॉट हैव फाइनेंशियल रिटायरमेंट? सो both of these go hand in hand. I always use this word that, you know, retiring with dignity is of the key element, because at that point in time you don't want to ask money from your kids. And they can be very good kids to you, they can give you money that you want, but you will be someone who would say that I don't want, I have enough and I can live my life enough on my own terms. So plan with day one as your financial retirement is the day you start earning. Allocate whatever that little amount that you can for that amount, and then when that day comes you can choose how you want to live. Understood. If you're financially retired at whatever age you have chosen, 55, 60, 65, be it whatever, at that time you will be like, now my life is on my own terms. Understood. I can do whatever I want. So, guys, that was Saloni with us, and we had a very nice conversation. If one learning that I could derive from her clients and her knowledge, one would be कि कोई asset class आपके लिए अगर वर्क करता है और आपको एक अच्छी नींद दे सकता है, तो आप उसे डेफिनेटली रखिए. And you do not have to go by all the wisdom floating around in the world. If let's say it is FD, तो आप FD को अपने पोर्टफोलियो में रखिए और एक अच्छी नींद लीजिए. एंड सेकेंड थिंग इज कि अगर आप डिसिप्लिन से किसी भी बैड सिचुएशन को भी अपने टूवर्ड्स एक अच्छी सिचुएशन बना सकते हैं. So thank you so much, Saloni, for enlightening us, for imparting all these nuggets of knowledge. Thanks for being a part of this podcast. Thank you so much for inviting me. I had a great time and discussing everything with you. Thank you so Same here, much. same here.